Hi everyone, this is Simranjeet Kaur and welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So I'm up with one more video and this video is winding up part 3. अगर आपने part 1 and part 2 नहीं देखा तो I would request part 1 and 2 देखने के बाद ही आप part 3 देखिए because एक sequence होता है वो sequence आप तोड़ नहीं सकते, right? तो हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप समझा था जो कि सेक्शन 270 है. सर्कमस्टांसेस ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वाइंडिंग अप का, सेक्शन 271. साथ ही में जब भी आप 271 के बारे में लिखोगे आपको 272 में भी लिखना पड़ेगा कि हु कैन अप्लाई, और साथ में पावर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल 270, ये 1 ये 2 ये 3, राइट. उसके बाद डायरेक्शंस किसको देता है ट्राइब्यूनल टू फाइल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये भी हम लोगों ने देखा. फिर कंपनी लिक्विडेटर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में भी समझा और रिमूवल कैसे होता है लिक्विडेटर्स, ये भी हम लोगों ने समझ लिया. फिर इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप, जब भी आप वाइंडिंग अप के बारे में लिखोगे ना साथ में आपको इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप भी लिखना पड़ेगा विच इज सेक्शन 278. स्टे ऑफ सूट सेक्शन 279 एंड लास्ट जुरिस्डिक्शन 280 तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ही समझ लिया था 1 एंड 2 में. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 281 के बारे में. बट सेक्शन 281 को समझने के पहले आपको एक डायग्राम समझना जरूरी है जो कि ये है. देखिए, एनसीएलटी ने वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास किया. एनसीएलटी ने वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास किया एंड इस वाइंडिंग अप के ऑर्डर जब आया इसके बेसिस के ऊपर एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनेगा. कौन बनाएगा ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट? लिक्विडेटर बनाएगा. एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द पासिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर, ट्राइब्यूनल क्या करेगा, द लिक्विडेटर क्या करेगा, ये ट्राइब्यूनल को ये रिपोर्ट देगा. तो फिर से समझिए, एनसीएलटी क्या करेगा, वाइंडिंग अप ऑर्डर देगा और उसी वाइंडिंग अप ऑर्डर के बेसिस के ऊपर एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनेगा. ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कौन बनाएगा? लिक्विडेटर बनाएगा. ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट लिक्विडेटर एनसीएलटी को देगा और एनसीएलटी इसी के बेसिस के ऊपर लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज बनाएगा, राइट. तो अभी जो सेक्शन 281 है ना वो बोलता है कि ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट लिक्विडेटर ने बनाया है ना इसमें क्या क्या लिक्विडेटर लिखेगा. इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, व्हाट डू मीन बाय प्रिलिमिनरी रिपोर्ट? दैट मीन्स व्हाट विल बी इंक्लूडेड, इसमें क्या क्या होगा रिपोर्ट में, इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में. तो यही बोलता है सेक्शन 281. तो आइए समझते हैं सेक्शन 281. 281 बोलता है कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कंपनीज लिक्विडेटर. ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो बनाता है लिक्विडेटर उसके कंटेंट्स में है क्या. देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, शॉर्ट में लिख दिया. ये पूरा बेरेट का लैंग्वेज है, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि आपको इसी को याद रखना है. ये शॉर्ट में लिखा हुआ है ना, आपको अगर थ्योरी में आंसर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बस ये पॉइंट्स याद रखने हैं, फ्रेम सेंटेंस आप खुद से कर लेना, राइट. तो देखिए कंटेंट्स पहले तो बट ऑब्वियस है कि रिपोर्ट में वो एसेट्स के बारे में तो लिखेगा ही लिखेगा, तो नेचर एंड डिटेल्स ऑफ एसेट्स. बट ऑब्वियस है कि वो लायबिलिटीज के बारे में लिखेगा ही लिखेगा, लायबिलिटीज के बारे में लिखेगा, एसेट्स के बारे में लिखेगा ही. और एक बात याद रखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है ना कंपनी का, कोई भी लेटर कुछ भी जाएगा ना, हमेशा कैपिटल के बारे में तो जरूर लिखा रहेगा, कितना सब्सक्राइब्ड, कितना पेड अप, ये भी याद रखिएगा. तो बट ऑब्वियस 3 चीजें हो गई, एसेट्स हो गया, लायबिलिटीज हो गया एंड कैपिटल के बारे में हो गया. अब जब आप कंपनी की लायबिलिटीज के बारे में बोल रहे हो कि कंपनी किसको किसको पैसा देगी, तो आपको ये नहीं लगता कंपनी किससे किससे पैसा लेगी उसके बारे में भी जिक्र होना चाहिए. एसेट्स के बारे में हो गया, लायबिलिटीज मतलब कंपनी किसको किसको देगी पैसा, इसके बारे में आप लिख रहे हो, तो कंपनी किससे किससे पैसा लेगी वो भी तो आपको लिखना पड़ेगा. तो दैट मीन्स रिसीवेबल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, दैट इज डेट्स ड्यू टू द कंपनी, वो भी आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा. अगर कंपनी ने किसी का गारंटी दिया है कि अगर ये बंदा पे नहीं करेगा तो आई एम देयर, आई विल पे, अगर गारंटी दिया है कंपनी ने और वो पर्सन ने पैसा नहीं दिया तो कौन देगा पैसा? अब जिसने गारंटी दिया, दैट मीन्स कंपनी पैसा देगी. तो आपको नहीं लगता कंपनी के पॉकेट से पैसा जाएगा उसकी डिटेल्स भी लिखनी चाहिए? कंपनी के पॉकेट से जब पैसा कहीं पे जाने वाला है या गया है तो उसकी डिटेल्स भी जानी चाहिए. तो गारंटी, अगर गारंटी इफ एनी एक्सटेंडेड बाय द कंपनी, दैट इंफॉर्मेशन आल्सो हैज टू बी स्टेटेड.
अब कॉन्ट्रीब्यूटरीज की डिटेल्स भी जानी चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बोली कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन होता है। इन शॉर्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मेंबर्स ऑफ द कंपनी, जिन लोगों ने शेयर्स होल्ड किए हैं ना, वेदर वो पार्टली पेड है वेदर वो फुल्ली पेड है, वो सब कॉन्ट्रीब्यूटरीज होते हैं। डोंट यू थिंक मेंबर्स की भी डिटेल्स जानी चाहिए कि कौन कौन मेंबर्स इस कंपनी के। अगर ट्रेडमार्क, डिटेल्स ऑफ एनी ट्रेडमार्क या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ कंपनी ने अगर ओन किया है, ओन्ड बाय द कंपनी, डोंट यू थिंक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की भी डिटेल्स जानी चाहिए। और कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई है, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी डिटेल्स, कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी कौन है, एसोसिएट कौन है, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। कंपनी के कितने केसेस चल रहे हैं, बाई या अगेंस्ट दी कंपनी कितने केसेस हैं उसकी इंफॉर्मेशन, केसेस की इंफॉर्मेशन, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि लगे, जो कि ट्राइब्यूनल बोले लिक्विडेटर को, या फिर लिक्विडेटर को लगे कि ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तो वो लिख सकता है। तो इन शॉर्ट हम लोग को समझ में आ गया। देखो एसेट्स की इंफॉर्मेशन ऑब्वियस है, लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन ऑब्वियस है, जिसको जिसको कंपनी ने किसको किसको पैसा देना है उसकी इंफॉर्मेशन। अब कंपनी ने किससे किससे पैसा लेना है उसकी इंफॉर्मेशन, रिसीवेबल्स की। कैपिटल तो हर जगह ही रहता है, कैपिटल की इंफॉर्मेशन तो हर जगह ही रहनी चाहिए। अगर कंपनी ने गारंटी दिया है मतलब कंपनी के पॉकेट से पैसा जा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन, लीगल केसेस की इंफॉर्मेशन, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसने ओन किया है उसकी इंफॉर्मेशन, मेंबर्स की इंफॉर्मेशन, बट ऑब्वियस है ये सारी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। ये लिखा था 281 सबसेक्शन 1 में। 281 का सबसेक्शन 2 लिखता है कि अगर कंपनी ने कोई फ्रॉड कमिट किया है, वो फ्रॉड का भी डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, लिक्विडेटर देगा उस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में। अगर एसेट्स का कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स से एसेट्स का वैल्यू, हम लोग को पता है लिक्विडेटर का फर्ज क्या है, लिक्विडेटर कंपनी के एसेट्स को सेल करेगा, उस एसेट से जो पैसा आएगा, सेल करने के बाद जो पैसा आएगा वो पैसे का क्या करेगा, घर लेके जाएगा? नहीं, वो पैसा किसको देगा, कॉन्ट्रीब्यूटरीज को, क्रेडिटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिन लोग का पैसा बाकी उनको दे देगा, है ना। तो बट ऑब्वियसली लिक्विडेटर चाहेगा कि वो एसेट्स के मैक्सिमाइज कर सके उसका वैल्यू, राइट। तो क्या क्या स्टेप्स जरूरी है उसके बारे में भी वो इंफॉर्मेशन देगा। अगर कोई और फर्दर रिपोर्ट लगे उसको देना चाहिए वो भी देगा। क्रेडिटर्स, एंड एक बात याद रखिए, ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो लिक्विडेटर ने बनाया है ना, ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो उसने किसको सबमिट किया है, ट्राइब्यूनल को जो सबमिट किया है, वो ओपन फॉर इंस्पेक्शन रहेगा। कोई भी क्रेडिटर या कोई भी कंट्रीब्यूटर उसको इंस्पेक्ट कर सकता है उस रिपोर्ट को, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली जाएंगे, अभी हम लोगों ने कौन सा सेक्शन पढ़ा, 281। अब हम लोग डायरेक्टली जाएंगे 285 पे। जितने कुछ मैंने आपको बोला था ना कि नियर अबाउट 95 है, अगर हम लोग उसको राउंड ऑफ करें तो नियर अबाउट 11 सेक्शंस है वाइंडिंग अप के, बट आफ्टर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ये लीस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है वाइंडिंग अप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और उसके काफ़ी सेक्शंस हम लोग ओमिट भी हो गए बिकॉज ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी, इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, तो गिन चुन के 18 ही सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं 285 के बारे में, जो कि लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज के बारे में बात करता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मैं आपको कॉन्ट्रीब्यूटरीज का मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। देखिए कॉन्ट्रीब्यूटरी का अभी तक आपको क्या मतलब पता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी के बारे में आपको ये पता है कि कोई भी शेयर्स जो होल्ड करता है ना वो है कॉन्ट्रीब्यूटरी। वो पार्टली पेड शेयर्स भी हो सकते हैं, वो फुल्ली पेड शेयर्स भी हो सकता है। अभी तक आपको ये पता है। इन शॉर्ट सारे के सारे मेंबर्स ऑफ द कंपनी क्या होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी होते हैं, ठीक है। अब याद रखना कॉन्ट्रीब्यूटरी पहले तो सेक्शन 2 क्लॉज 26 में डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 26 में कॉन्ट्रीब्यूटरी वर्ड डिफाइंड है। Contributory means a person liable to contribute towards the assets of the company in the event of winding up. जब कंपनी वाइंड अप हो रही है उसके एसेट्स में जो इंसान कंट्रीब्यूट करता है ना वही होता है कंट्रीब्यूटरी। अब दो एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी, एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है ना, अब याद रखो कि जिसका जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, जिस इंसान का जिस शेयर पे पैसा बाकी है ना, कंपनी बोलेगी ओ भैया आपका इस शेयर पे पैसा बाकी है, देखिए आप दे दीजिए, ठीक है। तो वो इंसान उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा जितना उसका पैसा बाकी है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, व्हाट डू मीन बाय कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, उसमें मेंबर्स क्या करते हैं ना, एक लायबिलिटी लेते हैं कि अगर कंपनी वाइंड अप जाएगी, एक मेंबर बोलेगा मैं 1 लाख रुपया दूंगा, दूसरा बोलेगा मैं 2 लाख दूंगा,
तीसरा बोलेगा हो सकता है मैं 50,000 दूँ, ठीक है। वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो लाइबिलिटीज के बारे में अंडर लाइबिलिटी क्लॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है, ठीक है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो अब तो उन लोगों को सामने आना पड़ेगा ना, बिकॉज उन लोगों ने अंडरटेक किया है कि हम लोग 1,00,000, 2,00,000, 50,000 के लिए लायबल होंगे, ठीक है। तो अब उनको वो भाग नहीं सकते, वो पीठ दिखा के भाग नहीं सकते, अब उनको उतना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स, अगर तो वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, अमाउंट ऑफ गारंटी, जो इंसान 1,00,000, 2,00,000, 50,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है वो भी कंट्रीब्यूटरी होगा, और जो पैसा जिसका जितना शेयर्स पे बाकी है वो भी तो पैसा दे रहा है ना, तो वो भी पैसा दे रहा है, गारंटी वाला भी पैसा दे रहा है, तो वो सब क्या होंगे, कंट्रीब्यूटरी होंगे, ठीक है। अब देखो एक्सप्लेनेशन में लिखा है होल्डर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर, फुल्ली पेड वाला जो है जिसका फुल्ली जो पैसा दे चुका है शेयर्स के ऊपर, वो क्या देगा, मैंने तो बोला जिसका पैसा बाकी है वो दे रहा है तो वो कंट्रीब्यूटरी। अब फुल्ली पेड अप शेयर्स का तो कोई पैसा बाकी नहीं, वो तो कोई पैसा दे नहीं रहा, तो वो कैसे कंट्रीब्यूटरी हो गया। बट सेक्शन में लिखा है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि वो भी कंट्रीब्यूटरी कहलाएगा, ठीक है। दो उसका कोई लायबिलिटी नहीं है बट उसका राइट्स तो है, दो उसका कोई लायबिलिटी नहीं है। तो समझ में आया आपको सेक्शन 2 क्लॉज 26। अब याद रखना हम लोग कौन सा अभी सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 285 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बात करता है लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना कंट्रीब्यूशन का कब आप बोल सकते हो कौन से मेंबर को कंट्रीब्यूट करने के लिए। सबसे पहले प्रेजेंट मेंबर्स का लायबिलिटी आता है, सबसे पहले वाइंडिंग अप में जब कंट्रीब्यूशन की बारी आती है सबसे पहले प्रेजेंट मेंबर्स की बारी आती है। प्रेजेंट मेंबर्स जो कि अभी हैं मेंबर्स, उनको देना पड़ेगा पैसा जब जरूरत पड़ेगी, राइट। अगर प्रेजेंट मेंबर्स नहीं दे पाते हैं तभी पास्ट मेंबर्स। पर पास्ट मेंबर्स आपको लगता है नहीं, कंपनी जब से इनकॉर्पोरेट हुई है तब से तो कितने पास्ट मेंबर्स होंगे, राइट। बट उन लोगों ने क्राइटेरिया रखा है लेस देन 1 ईयर, मतलब जिन लोगों ने जिनको 8-9 महीना या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 साल ही हुआ है शेयर्स ट्रांसफर किए को। कब से, जब आपने वाइंडिंग अप पिटीशन दिया उसके पहले अगर आप देखोगे बस 8-9 महीने ही हुआ है किसी को शेयर्स ट्रांसफर करे को, या मैक्सिमम 1 ईयर ही हुआ है किसी को शेयर्स ट्रांसफर करे को, तो वो वाला पास्ट मेंबर कंसीडर होगा, वो लिस्ट भी है। आप उसको तभी बोल सकते हो जब प्रेजेंट मेंबर नहीं दे पा रहा है। तो देखिए पास्ट मेंबर्स लायबिलिटी, अ मेंबर हु सीज टू बी अ मेंबर फॉर एक्सीडिंग 1 ईयर, अरे उसको शेयर्स ट्रांसफर करे को 1 साल से भी ज्यादा हो गया है, हम लोगों ने क्या बोला, पास्ट मेंबर वही लायबल होगा जिसको, जो कि 1 साल से कम, अगर उसको एक इंसान को ज्यादा हो गया टाइम, एक्सीड हो गया 1 ईयर, वो मेंबर ही नहीं है, बहुत हो गया, 1 साल से पहले का मेंबर था वो, ठीक है। अ मेंबर हु सीज टू बी अ मेंबर फॉर एक्सीडिंग 1 ईयर, वो बेचारा तो मेंबर था बट उसको बहुत टाइम हो गया है, वो तो 2 साल पहले मेंबर था, राइट। तो वो उसको आप लायबल नहीं कर सकते। पास्ट मेंबर इज लायबल ओनली इफ प्रेजेंट मेंबर फेल्स टू पे, पास्ट मेंबर को आप तभी बोलोगे पैसा देने के लिए जब प्रेजेंट मेंबर नहीं दे पा रहा है तो। और याद रखिए पास्ट मेंबर कितना पैसा देगा, कितना पैसा देगा, अगर तो वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो जितना पैसा उसका शेयर्स में बाकी है उतना देगा, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो जितना उसने गारंटी में बोला था ना कि इतना अगर वाइंडिंग अप में चली गई कंपनी तो मैं 1,00,000 दूंगा या 2,00,000 दूंगा, या जितना भी अमाउंट उसने बोला था तो उतने के लिए ही वो लायबल होगा। पास्ट मेंबर्स आर नॉट लायबल for liabilities incurred by the company after he transfers the shares, that means जब उसने ट्रांसफर किया शेयर्स तब कंपनी ठीक ठाक थी, अच्छी थी, सॉल्वेंट थी। कंपनी जब मेंबर ने शेयर्स ट्रांसफर किया तब कंपनी सॉल्वेंट थी, अच्छी थी, तब आप उस मेंबर को लायबल नहीं कर सकते, उस पास मेंबर को लायबल नहीं कर सकते, क्योंकि तब तो कंपनी अच्छी थी, तो अब आप उसको नहीं बुला सकते ना, राइट। तो ये आपको लायबिलिटी का याद रखना है, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बिकॉज ये क्वेश्चन CS में 5 ईयर्स के पेपर्स में आया हुआ है, तो आप इसको पॉज करके काइंडली इसको सॉल्व करें। और नेक्स्ट वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंपनीज लिक्विडेटर। फोर्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड अगेन आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा तो काइंडली पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, तभी जाके पार्ट 3 देखिएगा। तो इसके बाद मैं पार्ट 4 लेकर आऊँगी जिसमें हम लोग पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द कंपनीज लिक्विडेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।
And do not forget to like, share, and subscribe. Thank you.